हाँ जी बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज सबको आ रही है बच्चों को? यस यस सर, गुड सर। इवनिंग। तो बेटा हमने पिछली क्लास के अंदर हार्ट की फंक्शनिंग पढ़ी थी कि हार्ट जो है वो ब्लड को कैसे पंप करता है, ठीक है। और हार्ट के अंदर सेम ब्लड दो बार फ्लो करता है। पहली बार वो डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म के अंदर होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता, और बाद में वो लंग्स के पास जाके ऑक्सीजन लेकर आता है और फिर वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में फ्लो करता है। तो वही वर्किंग जो है बेटा हम एक बार नोट्स के थ्रू आपको समझा रहे हैं। हार्ट हमारी बॉडी का सेंट्रल पंपिंग स्टेशन है जो ब्लड को रिसीव करता है। कौन सा ब्लड वो रिसीव करता है? DOB, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से? वेन से रिसीव करता है, और बाद में इसी ब्लड को वो आर्टरीज में पंप कर देता है। लेकिन जब वो पंप करता है तो वो कौन सा ब्लड पंप करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टरीज में पंप करता है। अब वही बात आ गई ना, लेकिन सर डीऑक्सीजनेटेड से वो ऑक्सीजनेटेड कैसे बन जाता है? क्योंकि ये ब्लड लंग्स के पास पहले जाता है। नाउ कहते हैं हार्ट जो है वो थोरैकिक कैविटी में प्लेस्ड होता है, दो लंग्स के बीच में। कहते हैं ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स के साथ बना होता है जिनको हम कहते हैं बेटा कार्डियक मसल्स। इन मसल्स की बेटा खास बात क्या होती है, हमने क्लास 9th में पढ़ा था, ये लगातार कॉन्टिन्यूसली हमारी पूरी लाइफ बेटा काम करते रहते हैं बिना थके हुए। अब आपको मैं कोई काम बोल दूं करने के लिए कि भाई ये काम कर लो, तो आपका आप तो काम करने के बाद थक जाओगे, लेकिन हमारा दिल और हमारा दिमाग 24/7 जो है बेटा वो काम करता रहता है। हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स काम करते रहते हैं, ठीक है। मसल्स जो है वो काम करते रहे, लेकिन मसल्स के अंदर अगर हम बात करें तो इट इज स्पेसिफिकली हार्ट के मसल्स जो हैं वो हमेशा काम करते रहते हैं बिना थके हुए। अगर हम हार्ट के साइज की बात करें तो ये हमारी मुट्ठी, हमारी फिस्ट के जैसे होता है, और एक नॉर्मल हार्ट जो है वो अबाउट 300 ग्राम्स का होता है। कहते हैं हार्ट हमारी बॉडी में क्या रिसीव करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड एज वेल एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड में रिच होता है, इसीलिए हमारे हार्ट के 4 चेम्बर्स होते हैं। ये चेम्बर्स प्रिवेंट करते हैं कि ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड के साथ मिक्स ना हो जाए, नहीं तो बेटा हमको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कहते हैं ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड में रिच होता है वो लंग्स तक पहुंचता है ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाए, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से बेटा वापस हमारे पास कहां पर आता है? हार्ट में आता है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। डबल सर हाँ जी, डबल सर्कुलेशन बेटा क्या होता है? हमारे हार्ट के पास 2 ऑरिकल्स होते हैं जिनको हम आर्ट्रियम भी कहते हैं, और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडी से कहां पे रिसीव होता है? राइट ऑरिकल में। जैसे ही वो रिसीव होता है तो वो फूल जाता है, और उसको कौन लेकर आता है? सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा बॉडी के ऊपर के हिस्से से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। इंफीरियर वेना कावा बॉडी के नीचे के हिस्से से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, और सबसे पहले ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में एंटर करता है, जिसकी वजह से वो एक्सपैंड हो जाता है। बाद में मसल्स हार्ट के जब रिलैक्स होते हैं तो बेटा वो मसल्स राइट ऑरिकल के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो राइट वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाता है, तो ब्लड राइट ऑरिकल से
कहाँ चला जाता है, राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था तो बेटा, ये वाला टॉपिक रिपीट कर देना, ये डबल सर्कुलेशन वाला। बेटा डबल सर्कुलेशन हमने लास्ट क्लास में जो सर्कुलेशन किया था ब्लड का, हार्ट का, वो आपको समझ में आया था? यस सर। बेटा वही चीज हम दोबारा पढ़ रहे हैं थ्योरी की फॉर्म के अंदर। तो सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट, आपने हार्ट का डायग्राम ड्रॉ किया था बेटा लास्ट क्लास के अंदर? यस सर, किया था। जरा बेटा उस डायग्राम के पास आ जाओ। आपको नजर आ रहा है इस हार्ट के डायग्राम में राइट ऑरिकल कहां पर है? हेलो, आपको नजर आया राइट ऑरिकल कहां पर है? यस सर। इस राइट ऑरिकल के अंदर हमने किस ब्लड को एंटर करवाया है? आपने मार्किंग नहीं करी थी डायग्राम की? ऑक्सीजन। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको कौन लेकर आया है वहां पर? वेना कावा ऊपर से लेकर आती है, दिमाग सर के ऊपर से, हार्ट के ऊपर से कौन लेकर आता है? सुपीरियर वेना कावा। और बॉडी के नीचे, हार्ट के नीचे के हिस्से से कौन लेकर आता है? इंफीरियर वेना कावा। तो इस वजह से जब इसके अंदर ब्लड जाएगा तो ये एक्सपैंड हो जाता है, ऑब्वियसली बात है, ब्लड को जगह चाहिए। फिर इसके नीचे कौन सा चेंबर है हार्ट का? बताओ तनिषा, कौन सा चेंबर है इसके नीचे हार्ट का? तनिषा मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रहा है। जवाब क्यों नहीं दे रहे हो बेटा? सर नहीं पता। सर स्पेक्ट्रम। बेटा उसके नीचे का हिस्सा तो देखो ना, चेंबर कौन सा है, हार्ट का डायग्राम देखो ना। हाँ सर, वही देखती हूँ। तो राइट आर्ट्रियम, राइट ऑरिकल के नीचे कौन आ रहा है, कौन सा चेंबर आ रहा है? तो मैंने कहा नहीं बेटा, इसका मतलब है आप जो है वो घर में रिवाइज नहीं कर रहे नोट्स। अब मैं क्लास में बेटा हर चीज की बार बार रिवीजन तो नहीं करा पाऊंगा, और आपको पता ही है क्लासेस जो है वो ऑनलाइन चल रही हैं। हम सामने होते तो हम बड़ा कुछ कर देते हैं, मैं आपको डबल डबल चीजों से समझा रहा हूँ, आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, आई एम फॉर श्योर नो दैट। मुझे डायग्राम में डाउट था बस। बेटा डायग्राम में डाउट था? डायग्राम तो बेटा लास्ट क्लास में हो गया ना टॉपिक, आपने लास्ट क्लास में बोलना चाहिए। अब हर बार मैं पिछली क्लास की चीजें थोड़ी ना बार बार बोलता रहूंगा बेटा। क्लास आप सबसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, काइंडली आपको किसी भी क्लास में आने से पहले बेटा क्लासेस के लास्ट के टॉपिक को जरूर रिवाइज करना चाहिए और आपको क्लास में एंटर करना चाहिए। नहीं तो आप अभी जो भी चीजों को इग्नोर कर रहे हैं तो बेटा एग्जाम के टाइम में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो ये मत सोचो कि सिर्फ क्लास अटेंड करके हम सब कुछ कर सकते हैं और हर चीज जो है बेटा हम क्लास में ही बार बार पूछते रहेंगे, तो बेटा आपका सिलेबस बहुत स्लो जाएगा और फिर आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लेट अस मेंटेन अ डेकोरम। आप अपना काम करें बच्चे अच्छे से, मेहनत से। ठीक है, समझ में आया? और मुझे मेरा काम भी करने दीजिए अच्छे से। तो मैं किसी पर्टिकुलर बच्चे की तरफ बेटा इशारा नहीं कर रहा, ठीक है, डोंट टेक इट पर्सनली, बट आई एम टॉकिंग टू एंटायर बैच। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों के पास बहुत टाइम फ्री है अभी। तो बेटा हम बात कर रहे हैं हार्ट के डायग्राम की। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हार्ट का डायग्राम अपने सामने रखें, और इस डायग्राम को समझना आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि आपने खुद इस डायग्राम को ड्रॉ किया हुआ है। एक सिंपल फॉर्म के अंदर मैं इस डायग्राम को ड्रॉ करा रहा हूँ। ये हार्ट के 4 चेंबर होते हैं। कोई मुझे बता सकता है कि ये वाला चेंबर कौन सा होता है? राइट आर्टरियम। राइट आर्टरियम। इसके नीचे वाला कौन सा होता है बेटा? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल। इसके ऊपर वाला कौन सा होता है? लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। वेरी गुड, लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले ब्लड जो है वो कहाँ पे एंटर करता है?
राइट आर्टरियम के राइट अंदर। आर्टरी। ऊपर से भी आता है ब्लड, कौन सा ब्लड आता है ऊपर से? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड। नीचे से भी ब्लड आता है राइट आर्टरियम की तरफ, वो भी कौन सा ब्लड होता है बेटा? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इन दोनों को लाने वाला कौन होता है? वेना कावा। वेरी गुड, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। इसके बाद ब्लड कहाँ एंटर करता है बेटा? नीचे आ जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट आर्टरियम से बेटा कहाँ पे आ गया? राइट वेंट्रिकल। किसके थ्रू आता है? वहां पे एक वॉल्व होती है, उसका नाम क्या होता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। आपने वहां पे मार्किंग करी है बेटा, लेबलिंग करी है? ट्राइकस्पिड वॉल्व के वहां से आता है। सर ये वॉल्व क्यों लगी हुई होती है? ये वॉल्व इसलिए लगी हुई होती है ताकि ब्लड जो है वो नीचे से वापस ना जाए, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। वन वे सिस्टम होता है। जैसे हम रोड पे जाते हैं तो वहां लिखा होता है ना वन वे, है ना? अब देखो ना रोड बनी हुई है, आप यहाँ जाते हो, दूसरे लोग यहाँ पे आते हैं, ये थोड़ी ना कि यहाँ से भी लोग आ रहे हैं, यहाँ से भी लोग आ रहे हैं। ऐसी रोड्स आपको सिर्फ एक ही स्टेट में मिलती हैं पूरे इंडिया के अंदर। वो कौन सी स्टेट मिलेगी आपको? यूपी। ठीक है, डोंट टेक इट पर्सनली, बट कौन सी स्टेट है बेटा? वो यूपी स्टेट है। यूपी ही स्टेट एक ऐसी स्टेट है जहां पे एक ही रोड बना रखी है उन्होंने। ठीक है, इसी रोड से आप ऐसे भी जा रहे होंगे और यहाँ के लोग ऐसे भी जा रहे होंगे, बीच में पार्टीशन नहीं है, इसीलिए बेटा उसको कहते हैं उल्टा प्रदेश। ये हमेशा पूरे हिंदुस्तान से हमेशा उल्टा काम करता है। लेकिन आप जब नॉर्मली रोड पे चलते हो बेटा, तो रोड में बीच में पार्टीशन होता है, तो ये वाले लोग इधर जाते हैं, ये वाले लोग इधर जाते हैं, है ना? लेकिन यूपी में ऐसा नहीं होता, तो बेटा गलत है ना। अगर ऐसे ऐसे लोग जाने लगेंगे तो बेटा एक्सीडेंट के चांसेस जो है वो ज्यादा होंगे। तो बेटा इसीलिए बेटा वहां पे थोड़ा सा दिक्कत परेशानी होती है इन चीजों को लेके। तो बेटा वॉल्व इसलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि वाटर जो है वो वापस ना फ्लो करे, एक जगह फ्लो कर गया फिर फ्लो कर गया, है ना? वॉल्व्स प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अब बेटा राइट वेंट्रिकल से, डायग्राम के पास आ जाओ, राइट वेंट्रिकल से ब्लड पंप करके बेटा कहाँ जाता है? लंग्स की तरफ। ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को पंप करता है लंग्स की तरफ, किसके लिए? फॉर ऑक्सीजनेशन। किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरी लंग्स की तरफ उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है ताकि उसको ऑक्सीजन मिल सके। लंग से कौन सा ब्लड वापस आता है हार्ट के पास? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां से? ये देखो बेटा कहां पे एंटर करता है? लेफ्ट आर्टरी में एंटर करता है बाय पल्मोनरी वेन्स। थ्रू पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, फिर लेफ्ट आर्ट्रियम से वो कहां पे एंटर करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। किसके थ्रू? बायकस्पिड वॉल्व। अब सर इनके नाम अलग अलग क्यों है बेटा? अगर मैं एक ही नाम लिख दूंगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा कौन सा वाले की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए इनके नाम अलग अलग कीजिए कर दिए गए। और इनके अंदर अब चलो मैं डिटेल में नहीं जा रहा। फिर आप फिर बाद में यही लेफ्ट वेंट्रिकल के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को पंप करते हैं टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, और वो किसके थ्रू जाता है? आयोटा की तरफ। वो यहाँ पे आता है और फिर वो आयोटा उसको हर जगह ले जाता है। एक्चुअली में मैं आपको बता दूं बेटा, हार्ट का सिर्फ एक ही सेक्शन पंप करता है जिसके पास ताकत होती है, वो होता है वेंट्रिकल। आर्ट्रियम जो होता है वो पंप नहीं कर सकता। तो ये हम कम बताते हैं बच्चों को, या इतना लिमिटेड बताते हैं, बट हार्ट का सिर्फ एक ही चेंबर होता है, मतलब 4 में से 2 चेंबर होते हैं, वो होते हैं वेंट्रिकल्स, वो ही पंप कर सकते हैं। पहले वेंट्रिकल पंप करता है, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल बेटा क्या करता है? पंप करता है। तो ब्लड कहाँ जाता है? लंग्स पे। और लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करता है तो ब्लड जो है बेटा वो कहाँ जाता है? पूरी बॉडी में। यहाँ पर कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पर कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। असलियत के अंदर ये होता है बेटा, लेकिन हम लोगों को पढ़ाते हैं कि चारों चेंबर जो है, या कुछ टीचर जो है वो पढ़ाती है कि चारों चेंबर जो है वो पंप करते हैं। ऐसा नहीं होता, वो गलत होता है।
सिर्फ वेंट्रिकल जो होते हैं वो ही पंप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ब्लड फ्लो करता है हमारे हार्ट से 2 बार, इसीलिए बेटा इसको हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है। पहला जब वो फ्लो करता है उसे कहते हैं सिस्टमैटिक, जिसके अंदर क्या आता है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बाद में पंप करता है बेटा पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसके अंदर कौन सा ब्लड फ्लो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। ठीक है। वॉल्स वेंट्रिकल की ज्यादा थिक होती हैं ऑरिकल से। सर क्यों? क्योंकि इनको पंप्ड ब्लड, हाई प्रेशर के साथ ब्लड जो है बेटा वो रिसीव करना होता है। जिस प्रेशर से बेटा, अगर एक पतला गुब्बारा है और एक मोटा वॉल का गुब्बारा है, तो बताओ किसके अंदर पानी ज्यादा भर सकता है? एक बलून बहुत पतली मेम्ब्रेन का बना हुआ है, एक बलून बहुत ही मोटी मेम्ब्रेन का बना हुआ है, तो सेकंड कौन? वाला हाँ, में क्योंकि ज्यादा बेटा स्ट्रेस। उसकी वॉल जो है वो थोड़ी थिक है, उस वजह से, है ना, वो ही पंप कर सकता है टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल जो होती है वो सबसे ज्यादा थिक होती है, क्योंकि उसको ब्लड को पंप करना होता है इतनी जोर से ताकि वो पूरी बॉडी के पास जाए। एनिमल्स सच एज बर्ड्स और मैमल्स, इनकी हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है टू मेंटेन देयर बॉडी का टेम्परेचर। दैट इज वाई इनका हार्ट हैज चेम्बर्स विच आर सेपरेटेड बाय अ सेप्टा। ठीक है। कुछ एनिमल्स के अंदर बॉडी टेम्परेचर डिपेंड करता है एनवायरनमेंट के ऊपर, जैसे एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स हैं, ये 3 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं। ऐसे एनिमल्स कैन टॉलरेट कुछ मिक्सिंग ऑफ ब्लड, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड वाला। क्या मैं ये सब हटा सकता हूँ? आई डोंट थिंक सो कि इसमें से कोई ऐसी चीज है जो आप कॉपी करने लायक हो। हम आगे बढ़ते हैं और हम कुछ जनरल नॉलेज भी लेंगे। तो बेटा मैं दोबारा बता देता हूँ, हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी, ब्लड प्रेशर की। कहते हैं फोर्स जो ब्लड एक्सर्ट करता है ब्लड वेसल्स की वॉल पर, उसको बेटा हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। अब ये कौन सी होती है बेटा वॉल्स, आर्टरीज की। या फिर वो प्रेशर जिससे ब्लड फ्लो करता है आयोटा के अंदर, उसे कहते हैं ब्लड प्रेशर। इसकी मेन ब्रांचेस से ब्लड जो होता है आगे फ्लो करता है। जब दिल धक करता है बेटा, उसे कहते हैं वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना, मतलब ये होता है हार्ट बीट। इसको बेटा कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और हार्ट को इतने प्रेशर से ब्लड को पंप करना चाहिए, तो ठीक है। अब 120 का बेटा 115 भी हो जाए, चल जाता है। 120 का बेटा 122 हो जाए, 25 हो जाए, इट इज ओके टाइप्स, ओके टाइप्स। ठीक है, नॉर्मल है। और जब बेटा 2 हार्ट बीट के बीच में, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब 2 हार्ट बीट के बीच में, 2 हार्ट बीट के बीच में जो टाइम होता है, उसमें वेंट्रिकल्स बेटा रिलैक्स करते हैं, उसे कहते हैं डायसिस्टोलिक या डायस्टोलिक प्रेशर। और बेटा ये कितना क्या होना चाहिए, 80 mm होना चाहिए। तो इसीलिए आपने देखा होगा बेटा, जब भी इंसान का ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो वो ऐसे लिखते हैं, वो शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देंगे, बीपी, और वो ऐसे लिख देंगे। अब अगर ये बेटा मान लो किसी का ब्लड प्रेशर 150 हो गया और 90 हो गया, तो बेटा इसका ब्लड जो है वो क्या हो गया, हाई बीपी। इसका ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो गया, हाई बीपी। ये मोस्ट केसेस में लोगों को होता है, मोस्ट केसेस में हाई बीपी होता है, मतलब 120 से ज्यादा होगा। मान लो 140/80 हो गया, ये भी हाई बीपी है। ठीक है। तो मान लो 160/80 हो गया, ये भी हाई बीपी, क्योंकि वो 120 से ज्यादा है, सिंपल सी बात है। ठीक है। अब लो बीपी, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा कि मान लो अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत कम है तो 80/60, ये लो बीपी हो गया। लो बीपी जो होता है बेटा ज्यादा खतरनाक होता है,
खतरनाक दोनों ही होते हैं, बट इन कंपैरिजन लो बीपी ज्यादा खतरनाक होता है। हाई बीपी तो ऑलमोस्ट आजकल या एज फैक्टर के हिसाब से बहुत लोगों का है, और हाई बीपी का बेटा मेन रीजन होता है लोग एक्सरसाइज नहीं करते। तो आपने देखा होगा आजकल जो ओल्ड एज लोग हैं वो एक्सरसाइज करते हैं या वॉक करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि वो अपने हाई बीपी को कंट्रोल में रख सकें। तो हाई बीपी का जनरल रीजन है एक्सरसाइज नहीं करना। अब जैसे 2 साल ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स हो गए हैं, ठीक है, लोग जो है वो घरों में बैठे हैं, तो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, चाहे जो भी रीजन हो, लेट्स सपोज XYZ रीजन है, तो बेटा चांसेस है विद रिस्पेक्ट टू एज इनको हाई बीपी की प्रॉब्लम जो है वो इजीली कैच कर सकती है। ये होता है। जिस डिवाइस से ब्लड प्रेशर मेजर होता है बेटा उसको कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। और हाई बीपी को बेटा हम कहते हैं हाइपरटेंशन, क्योंकि इसमें क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शंस ऑफ आर्ट्रियोल्स हो जाता है। आर्ट्रियोल्स जो होती हैं वो पतली हो जाती हैं। सर कैसे? नॉर्मल आर्ट्रियोल जो है लेट्स सपोज बेटा ऐसे है, अब आर्ट्रियोल पतली कैसे हो जाएगी? जब इसके ऊपर कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाएगा तो वो दबा देती है, ठीक है। बाहर से कोलेस्ट्रॉल जमता है तो वो दबा देती है। अब ठीक है, और क्या कहते हैं, कभी कभार क्या होता है कि आर्ट्रियोल्स के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाएगा, तो बेटा रास्ता छोटा हो गया, बेटा इसका मतलब है हाइपरटेंशन हो गया, जिसकी वजह से बेटा रप्चर, हमारे ब्लड जो है वेसल जो है वो खराब हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। नॉर्मल हार्ट रेट जो होता है, हार्ट बीट, वो 1 मिनट में 72 हार्ट बीट देती है, लेकिन एक्सरसाइज वगैरह करने पर बेटा हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, ठीक है, वो 1 मिनट में 150 बीट देती है, तो इट इज ओके। किसी को बेटा इसमें से कुछ कॉपी करना है? सर ठीक है, फिर बेटा हम इसको हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेटा मेंटेनेंस प्लेटलेट्स का, ब्लड प्लेटलेट्स का क्या होता है। कहते हैं ब्लड जब बॉडी से बाहर आता है कट या वूंड की वजह से, तो लॉस ऑफ ब्लड होना शुरू हो जाता है, जिसको बहुत ही कम करना चाहिए। लॉस ऑफ ब्लड शुड बी मिनिमाइज। तो लीकेज ऑफ ब्लड अगर कंटिन्यू करता है तो वो रिड्यूस कर देती है एफिशिएंसी सर्कुलेटरी सिस्टम की या पंपिंग सिस्टम की। अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाए तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। इसीलिए जब कट या वूंड आता है तो ब्लड प्लेटलेट्स जो होते हैं वो प्लग कर जाते हैं और वो लीक की जगह पर आकर एक जेली लाइक सब्सटेंस बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉट, जिसकी वजह से ब्लीडिंग जो है वो बंद हो जाती है। एक्चुअली इसके अंदर एक केमिकल होता है फाइब्रिनोजन। जब ये फाइब्रिनोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो बेटा ये क्या बनाता है, फाइब्रिन। इस वजह से बेटा ये ये जेली लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है। तो बेटा क्लॉटिंग एक प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है ब्लड प्लेटलेट्स का, जिसकी मदद से बेटा हम लॉस ऑफ ब्लड को बचा सकते हैं। ऑल ओके बेटा? हम्म तो अब हम बात करते हैं बेटा ब्लड ग्रुप की। कहते हैं ब्लड ग्रुप्स, कहते हैं कार्ल लैंडस्टेनर ने 4 ब्लड ग्रुप्स डिस्कवर किए थे ऑन म्यूचुअल कंपैटिबिलिटी, एंटीजन और एंटीबॉडीज को स्टडी करके, कि कौन सा एंटीजन कौन सी एंटीबॉडी के साथ अच्छे से काम कर सकता है। इसके अंदर उनको पता लगा कि ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, मतलब वो किसी से भी किसी भी फॉर्म ऑफ ब्लड ग्रुप से ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है। 4 ब्लड ग्रुप जो है बेटा वो ये होते हैं, ए ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। इसमें से ए बी जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। और जो ग्रुप ओ है वो यूनिवर्सल डोनर है, वो किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है। इसके अलावा इसमें बेटा आता है RH फैक्टर। ये एक टाइप ऑफ एंटीजन होता है ब्लड के अंदर, जो सबसे पहले एक रियसेस मंकी के अंदर पाया गया था।
अब पीपल जिनके पास आरएच फैक्टर जो होता है बेटा उन्हें कहते हैं आरएच पॉजिटिव, जो 85% लोग होते हैं। जिनके पास नहीं होता उसे कहते हैं आरएच नेगेटिव, जो बेटा क्या होते हैं 15% होते हैं। तो बेटा लोग ए पॉजिटिव भी होते हैं, लोग ए नेगेटिव भी होते हैं। अब लोग बी पॉजिटिव भी होते हैं, लोग बी नेगेटिव भी होते हैं। लोग ए बी पॉजिटिव भी होते हैं, लोग ए बी नेगेटिव भी होते हैं। लोग ओ पॉजिटिव भी होते हैं, लोग ओ नेगेटिव भी होते हैं। तो 4 ब्लड ग्रुप एक तरह से 8 में बदल गए, पर हम उनको 4 ब्लड ग्रुप कहते हैं। अब एंटीजन जो होता है वो बेसिकली आरबीसी का होता है, ठीक है। इसके अंदर एंटीजन ए जो होता है वो एंटीबॉडी ए के साथ कंबाइन करता है, एंटीजन बी जो होता है वो एंटीबॉडी बी के साथ कंबाइन करता है। तो आपने देखा होगा आजकल आपने बड़ा नाम सुना होगा आरटीपीसीआर टेस्ट और एंटीजन टेस्ट, ठीक है। तो आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो तकरीबन 50% से लेके 60% वो कहते हैं कि सही है, मतलब सही टेस्ट देता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो जिनको कोरोना है भी नहीं, हो सकता है वो उनको भी पॉजिटिव बता दे, और जिनको कोरोना नहीं है वो भी हो सकता है कि वो उनको भी बता दे कि ये कोरोना नेगेटिव है। समझ में आया? तो इट इज जस्ट हुक और बाय क्रुक, मतलब काइंड ऑफ की है कि आपको पता चल सकता है कि उससे आरटीपीसीआर टेस्ट है। लेकिन एंटीजन टेस्ट जो होता है बेटा, ये एक स्टडी के बिहाफ पे बता देता है कि ब्लड कैसे बिहेव कर रहा है। भाई नॉर्मल कंडीशन में ब्लड ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। समझ में आया लॉजिक क्या है? तो एंटीजन टेस्ट में क्या होता है कि वो बताते हैं कि नॉर्मल ब्लड जो है वो ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा बिहेव कर रहा है, इसका मतलब है इस पेशेंट को कोरोना चांसेस जो है एंटीजन टेस्ट के बताने के बेटा वो 90 से 95% करेक्ट होते हैं। तो इसलिए अब आफ्टर 1.5 ईयर तो हमारा जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वो कह रहा है कि आरटीपीसीआर टेस्ट मत करो, उसकी रिपोर्ट नहीं मानी जाएगी। एंटीजन टेस्ट कराओ, उसकी रिपोर्ट ज़्यादा मानी जाएगी। तो अब खैर ये उनकी अपनी पर्सनल है, अब उसमें हम कोई भी बात जो है वो नहीं कर सकते। तो एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी ए मिलता है, ठीक है ना। एंटीजन बी के साथ एंटीबॉडी ए कंबाइन करता है, ए बी के साथ कोई भी कंबाइन नहीं कर सकता, और ओ के साथ ए बी दोनों कंबाइन कर सकते हैं, है ना। तो कैन डोनेट टू, ठीक है ना। तो ये ए एंड ए बी को कर सकते हैं, बी और ए बी को कर सकते हैं, एंड सो ऑन। तो कौन सा ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकता है, वो सब चीजें हमने जो है वो यहाँ एंटीजन और एंटीबॉडी में मेन डिफरेंस क्या होगा? आपको नहीं पढ़ना है बेटा, वो आपका कॉन्सेप्ट नहीं है। बस मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि एंटीबॉडी जो होती हैं वो आपका बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है। अगर आपकी बॉडी में एंटीजन क्या होता है? बेटा एंटीजन जो होता है जो पोषण इफेक्ट होता है किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, बॉडी पार्ट जो अफेक्ट होता है। बॉडी पार्ट नहीं होता बेटा, ये सेल्स होते हैं बॉडी के जो अफेक्ट होते हैं। ओके सर। तो अब क्या कहते हैं, अब देखो ना एंटीबॉडी, मैं आपको बस सिंपल से भाषा में समझाने की कोशिश करूं बेटा। एंटीबॉडी अगर कम है आपके बॉडी में, तो मतलब मान लो ए जो है वो 3 है और जो एंटीबॉडी है वो 2 है। तो बेटा ये 2 ए जो है बेटा ये कितने एंटीजन के साथ कंबाइन कर सकता है? 2 के साथ ही तो कंबाइन 2 ही। अब आपकी बॉडी में ये वाला एंटीजन बच गया, इसको कोरोना अटैक कर देगा। आया लॉजिक समझ में? यस सर, समझ आ गया। तो जिस 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 इंसान के अंदर एंटीबॉडीज कम है, अब किसी के अंदर बेटा अगर एंटीजन जो है वो ए और ए है और एंटीबॉडी जो है वो ए 4 है, तो पॉसिबल ही नहीं है। वो बाई चांस अगर देखो इसके साथ ये कंबाइन कर गया, इसके साथ ये कंबाइन कर गया, तो अगर वो कोरोना वायरस आ भी गया तो वो इसके साथ कंबाइन करने की कोशिश भी करेगा तो उसको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 एंटीबॉडी हमारी बॉडी में अभी खाली बैठे हुए हैं। तो ऐसे केस के अंदर ये पेशेंट जो है वो उसके बचने के चांसेस ज्यादा है। इसकी बॉडी के अंदर क्या होगा, इसकी बॉडी के अंदर जो है कोई भी वायरस आएगा तो एंटीबॉडीज उसको वैसे ही खत्म कर देंगे। वो यस सर, समझ आ गया। हाँ, तो बेटा ये कॉन्सेप्ट होता है। तो
मतलब इट्स लाइक मतलब मेरी थॉट प्रोसेस के हिसाब से या मेरी सोच के हिसाब से कोरोना सबको होगा, पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी कोई ना कोई जो है वो बच गया, कोई बाय चांस लकीली बच गया, मतलब इट्स लाइक दैट, बट होगा वो सबको होगा। और उसमें से भी 99% या 95% पॉपुलेशन जो है वो एज इट इज ठीक हो जाएगी, नॉर्मल, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। हाँ फीवर वीवर होगा, और फीवर होना तो अच्छी बात है, फीवर होगा तो इसका मतलब है बेटा एंटीबॉडीज बन रहे, सिंपल सी बात है। तो वो आगे क्या कहते हैं वो ठीक कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एंटीबॉडीज जब बन जाएंगे तो अपना सब चीजें जो है वो ठीक हो जाएंगी, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, जो पहले से ही जो डिजीज्ड है, जो सिवियर डिजीज्ड है, ठीक है ना। अब जैसे एक डिजीज है HIV, एड्स, तो बेटा एड्स के पेशेंट को बचाना न थ्रू कोरोना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि ये जो एड्स डिजीज है ये इम्यून सिस्टम ही खत्म कर देती है, तो इस इंसान का बचना जो है वो पॉसिबल नहीं है। मतलब 99% चांसेस है कि इसका बचना जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वजह से बेटा पीपल हु आर एज इट इज हैविंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर बॉडी, या दे हैव वेरी 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 वीक इम्यून सिस्टम, दे आर सफरिंग मोर, ये कॉन्सेप्ट है। तो हम आगे बात करते हैं। हमारा अगला टॉपिक जो है बेटा वो क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम को पढ़ने के लिए हम चलते हैं अपनी पीपीटी पे। तो हम बात करते हैं ब्लड बैंक की बेटा। अब जैसे मान लीजिए बेटा कोई पेशेंट है, उस पेशेंट को बेटा ब्लड ग्रुप कौन सा चाहिए, ओ पॉजिटिव। तो ब्लड बैंक होता है, ब्लड बैंक क्या करेगा, वो इसको ए पॉजिटिव ही दे देगा, लेकिन उसके पास तो ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, इन सब का स्टॉक होता है। अब एक यस सर। पर्सन है, लेट्स सपोज मैं गया, मैं ना नितिन सर, मेरा जो ब्लड ग्रुप है बेटा वो क्या है, ए बी नेगेटिव। हालांकि ए बी नेगेटिव इज अ वेरी रेयर ब्लड ग्रुप, ठीक है। हाँ तो यू आर टॉकिंग टू अ वेरी रेयर स्पीशीज, है ना। हाँ तो अब मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो बेटा ए बी नेगेटिव एंड द पेशेंट इज बेटा ए पॉजिटिव, तो इट्स ओके, आई विल गिव माय ब्लड टू द ब्लड बैंक। तो वो ए बी नेगेटिव में स्टोर कर लेगा, लेकिन वो अपने बैंक से ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप पेशेंट को दे देगा। तो अब एक्चुअली हुआ क्या था, जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब गए थे, हुए थे, तो उसमें क्या हुआ था कि सोल्जर्स का खून जो था बेटा वो बहुत ही ज्यादा फ्लो हो जाता था, और सोल्जर्स वैसे ही मर जाता था। मतलब उसने गन शॉट तो झेल ली, लेकिन उस गन शॉट से जो वूंड, जो चोट से जो ब्लड का लॉस हो गया, तो उससे वो बेचारे की डेथ हो गई। तो ऐसे यस केस सर। में फिर, ठीक है ना, रेड क्रॉस एक सोसाइटी आई आगे। तो रेड क्रॉस ने कहा कि हम अपने मतलब हर वर्ल्ड के सोल्जर को बचाना उस कंट्री की जिम्मेदारी है, तो क्यों ना हम क्या करते हैं, ये भी यूनाइटेड नेशंस का ही एक पार्ट है, WHO का ही एक मतलब वो हिस्सा है। आई डोंट नो, यूएन का तो है ही है डेफिनेटली, WHO का तो मुझे पता नहीं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये इन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप अपने पास एक ब्लड का पहले से एक स्टॉक रख लीजिए। तो अब कुछ लोग जो होते हैं, देर आर सम पीपल एंड दे जस्ट गो एंड इन 6 months, ठीक है, दे गिव 1 bottle ऑफ ब्लड, अराउंड अबाउट हमारी बॉडी में 3.5 लीटर्स और 3.5 to 4 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है। और आप अगर एक बॉटल ब्लड दे भी देते हो, तो आपका जो ब्लड है वो विद इन 1 month के अंदर अंदर बन जाता है। एंड ब्लड डोनेट करना एक्चुअली में इट्स अ वेरी गुड हैबिट। ब्लड डोनेशन जो है इट इज गुड। अगर कोई ब्लड मांगता है तो आप
मतलब अनटिल अनलेस कोई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, तो आप ब्लड दे सकते हैं। कभी भी आपको 2 बार सोचने की जरूरत नहीं है। ब्लड डोनेट करने से उल्टा ज्यादा बेटर है। आपका जब नया ब्लड बनता है ना, तो बेटा वो और ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब मान लो बेटा मेरा ब्लड है, मैं किसी को ब्लड नहीं डोनेट करूंगा, तो बेटा मेरे बॉडी के अंदर वही ब्लड कितने सालों से बेटा फ्लो कर रहा है? 35 to 40 ईयर्स। मतलब मेरी बॉडी से कभी ब्लड नया तो बना ही नहीं। जो पुराना ब्लड बना है वही चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अगर मैं ब्लड लेट्स सपोज फर्स्ट ईयर डोनेट करता हूँ, या 1 ईयर में मैं 2 बार ब्लड डोनेट करता हूँ, है ना, एक जनवरी के अंदर और लेट्स सपोज एक 3 महीने के बाद अप्रैल के अंदर, नो बिग डील। तो बेटा ये जो मेरे बॉडी के अंदर जनवरी में एक बॉटल जो होती है बेटा वो 500 ml के आसपास की होती है। उससे भी कम ब्लड जो है वो लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते हैं वो, है ना। 500 नॉर्मली जो होता है वो 150 से 200 ml लेते हैं। तो जो 150 से 200 ml का मेरी बॉडी से जो ब्लड लॉस हुआ है, अब मेरी बॉडी उस ब्लड को बनाएगी। तो बेटा ये वाला जो ब्लड मेरी बॉडी में बना है ये फ्रेश है। फ्रेश ब्लड के अंदर हमारे पास क्या आते हैं? फ्रेश स्ट्रॉन्गर एंटीबॉडीज आते हैं। अब अगर फ्रेश स्ट्रॉन्गर, सो अब देखो ना आपकी बॉडी में सोल्जर जो है, हमारी बॉडी के अंदर सोल्जर जो है वो 40 ईयर्स से लड़ रहा है, तो बेटा उसके अंदर जान ही क्या रहेगी? लॉजिक समझ में आया? यस सर। तो अगर 40 ईयर से हमारी बॉडी में वो सोल्जर जो है वो लड़ाई कर रहा है, तो बेटा विद रिस्पेक्ट टू एज वो भी तो कमजोर हो रहे हैं, वो भी तो एंटीबॉडीज कमजोर हो रहे हैं, तो वो भी तो एंटीजन कमजोर हो रहे हैं। तो उससे अच्छा ये होता है कि अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं तो जो नया ब्लड आएगा वो नए फ्रेश एंटीबॉडीज बनाएगा। वो ज्यादा यंग सोल्जर्स होंगे बेटा, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर सोल्जर्स होंगे, उनके एंटीबॉडी ज्यादा बेटर होंगे, उनके WBC ज्यादा स्ट्रांग होंगे बेटा। वो फ्रेश है, उन्होंने अभी तक एक भी फाइट नहीं लड़ी है, वो कहेंगे आ जाओ देख लेंगे किसी को भी। तो बेटा इसीलिए यंग जनरेशन के अंदर, ठीक है ना, या जो इनफेंट्स होते हैं बेटा विद द एज ऑफ लेट्स सपोज 0 to 5 ईयर्स, सारी वैक्सीनेशन जो होती हैं उसी एज में तो लगती हैं, क्योंकि इनके सोल्जर्स सारे फ्रेश हैं, सारे कभी किसी से लड़ाई नहीं करी, आ जाओ देख लेंगे किसी भी वायरस को, बैक्टीरिया को या पैथोजन को, हम सबको मार मार देंगे, क्योंकि वो फ्रेश होते हैं। और इसीलिए बेटा जितने भी बच्चे हैं विद इन 1 to 18 ईयर्स, बेटा उनकी वैक्सीनेशन जी की जो बात कर रहे हैं ये सबसे लेट बात कर रहे हैं, एंड उनको ज्यादा कुछ खास असर भी नहीं होता। यस सर। तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड। तो ब्लड डोनेशन इज अ वेरी गुड हैबिट, एंड anyone can donate blood until unless he is not diseased, ठीक है, कोई प्रॉब्लम अच्छा, कुछ एज बेस्ड भी तो होता है कि अगर आप इस एज के हो तो आप डोनेट नहीं कर सकते ब्लड? नहीं नहीं बेटा, अब देखो मेरे पास जब ऑप्शन ज्यादा अच्छी हैं, ठीक है ना, अब मेरे पास ज्यादा अच्छे लोग हैं, ऑप्शन अच्छी हैं, तो फिर मैं किसी ओल्ड एज को ले क्यों लूं मैं? ऑब्वियस सी बात है बेटा, आफ्टर क्या कहते हैं, आफ्टर 55 या 60 ईयर्स, तो बेटा उसमें उस केस में वैसे ही बॉडी का इम्यून सिस्टम जो होता है वो बहुत, नो, यंगर जनरेशन एज हम बेटा यंगर लोगों को। जनरेशन में अभी ब्लड जो है वो बन रहा होता है। आप 18 के बाद आप, मेरे हिसाब से आप भी ब्लड जो है वो दे सकते हैं, और 18 के बाद जो है आप आराम से कंफर्टेबली ब्लड डोनेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ओके। नो इश्यूज, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और एक बस ओल्ड, अभी हमारी बॉडी में उतना ब्लड नहीं है। अभी आपके नहीं नहीं मैं आपको बताता हूँ, आपकी बॉडी में बिल्कुल है, ब्लड सारा है, सब कुछ है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इस टाइम पर आपकी बॉडी के अंदर एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है। वो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होती है ना बेटा, वो होती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की।
साइंस या बायो के हिसाब से इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट, जो बेटा एट द एज ऑफ 10 to 14 ईयर्स शुरू हो जाती है। इससे पहले तो देयर इज नो पॉइंट, ठीक है, ब्लड डोनेट करना, क्योंकि वो छोटा है, बच्चा है, ठीक है, उसकी बॉडी तो अभी ग्रो कर दी है। इसके बाद दिस इज द मेन एज, ठीक है। तो 16 के बाद या 18 के बाद हम उससे पहले लेना पसंद ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बेटा ग्रोथ होती है बॉडी की, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की होती है। तभी आपने बेटा सुना होगा, हम इन जनरल कहते हैं कि 18 के बाद हाइट नहीं निकलती। आप 18 से पहले पहले जितनी मर्जी हाइट निकाल लो, उसके बाद इट इज वेरी डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि बॉडी की जितनी भी डेवलपमेंट होती है ना बेटा, जो भी वो कर रही होती है, वो सारी एक ही जगह पे फोकस हो जाती है। दैट इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए। तो आप लोग बेटा जिस एज में है, एट प्रेजेंट क्लास 10th के अंदर है, तो अब आपकी बॉडी में जो जो मेन ग्रोथ हो रही है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से एसोसिएटेड है। इसीलिए सारी एनर्जी, सारा काम बॉडी के सेल्स का वहीं पे ज्यादा फोकस्ड है। इस वजह से बेटा आपकी जितनी हाइट अब निकलनी है वो इसी में निकल गई, ठीक है ना। लेकिन अगर आप उसके बाद बोलो कि अब मैं स्ट्रॉन्गर हो जाऊं, मैं ऐसा हो जाऊं, मैं वैसा हो जाऊं, तो बेटा वो प्रैक्टिकली फिर पॉसिबल जो होता है वो नहीं हो पाता। इसीलिए हम छोटे बच्चों को इन चीजों से, ब्लड डोनेशन से क्या करते हैं, दूर रखते हैं। प्लस हमारे पास ऑप्शन भी बेटा ज्यादा है पॉपुलेशन की। हम जब एक चैप्टर करेंगे बेटा रिप्रोडक्शन, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, उसमें मैं आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ की इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि हाउ साइंस एंड बायो इज रिलेटेड टू दिस थिंग। इसीलिए बेटा छोटे बच्चों का ब्लड जो होता है हम लेना पसंद नहीं करते। ऑल ओके बेटा, आगे बढ़े। तो अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, लिम्फेटिक सिस्टम की। हमारे पास टाइम जो है, हाँ। अब लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है बेटा, वो लिम्फ का बना होता है। ये एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर और कलरलेस बॉडी फ्लूइड होता है, जो ब्लड का ही एक हिस्सा होता है, लेकिन ब्लड से बाहर आ जाता है जब ब्लड कैपिलरी से पास थ्रू कर रहा होता है। सर कैसे? ये देखो, ये देखो, ये जो आप देख रहे हैं ना बेटा, देखो जब ब्लड आर्टरी से बेटा कहाँ जा रहा होता है, वेन्स में, तो ये जो छोटा 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 पोर्शन है ना ब्लड का, ये बेटा बाहर निकल जाता है। इट्स काइंड ऑफ लीकेज, ये लीक कर जाता है। अब ये बॉडी के एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेसेस में चला जाता है, और ये अब क्या बन जाता है, लिम्फ बन जाता है। अब देखो बेटा, ब्लड के अंदर एक इम्यून सिस्टम आ गया बेटा, लेकिन बेटा ब्लड के बाहर भी तो एक इम्यून सिस्टम होना चाहिए, है ना। तो जैसे बेटा इंडिया के सोल्जर्स बेटा एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल पर है, इंडिया की बाउंड्री पर है, लेकिन बेटा कुछ लोग जो है बेटा वो इंडिया के अंदर भी तो सोल्जर्स होने चाहिए ना। समझ में आया लॉजिक? तो हमारे पास सोल्जर्स ब्लड के अंदर भी हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर भी हैं, और ब्लड वेसल्स के बाहर जो हमारी बॉडी है उसमें भी होते हैं। तो इसलिए उसको हम अपना ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं।
और ये जो है बेटा हमारा क्या बन जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम बन जाता है, जो किसका बना होता है बेटा, लिम्फ्स का बना होता है। कहते हैं ये एक एक्स्ट्रा सेल, मतलब सेल से बाहर एक कलरलेस बॉडी फ्लूइड होता है। ये ब्लड का वो पोर्शन होता है जो कैपिलरी से बाहर आ जाता है। ये ब्लड प्लाज्मा की तरह ही सिमिलर होता है, लेकिन इसके पास प्रोटीन्स कम होते हैं। ऑब्वियसली बात है बेटा, मेन डिफेंस सिस्टम बेटा कहाँ पे होना चाहिए, ब्लड के अंदर होना चाहिए। ठीक है, बॉडी के बाहर तो कोई भी चीज नहीं जाने वाली ना, लाइक दैट। और ये ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम टिश्यूज टू वेन्स बाय अ सिस्टम ऑफ वेसल्स, जिन्हें कहते हैं बेटा लिम्फेटिक सिस्टम। अच्छा बेटा, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बेटा हमारे पास कौन कौन है, आर्टरीज है, वेन्स है, और क्या है बेटा, कैपिलरीज है। लेकिन लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बेटा हमारे पास कौन सा सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम। इसका काम होता है, ये डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब करता है फैट्स इंटेस्टाइन के अंदर जो एक्स्ट्रा होता है। ये मेटाबोलाइट्स को सेल से और ब्लड से एक से दूसरी जगह बेटा क्या कर सकता है, ट्रांसफॉर्मर, सेल से ब्लड, ब्लड से सेल्स, दोनों जो कर सकता है बेटा। और ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है बाय किलिंग जर्म्स, बॉडी के अंदर जो साइड में आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर है बेटा, ये लिम्फेटिक सिस्टम होता है। और ये जो डॉट 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 बने होते हैं बेटा, इनको हम कहते हैं लिम्फ नोड्स। ये हमारे क्या होते हैं, लिम्फ नोड्स, जहां से लिम्फ जो है वो आता है हमारे पास। किसी को बेटा इसमें से कुछ कॉपी करना हो तो कॉपी कर ले। हाँ जी बेटा, तो हम बात करते हैं हमारे लिम्फेटिक सिस्टम की। कहते हैं लिम्फ या फिर लिम्फेटिक सिस्टम, कहते हैं ये एक सेकंड इंपॉर्टेंट सर्कुलेटरी सिस्टम है। कहते हैं लिम्फोसाइट्स आर टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज, ये भी एक तरह के डब्ल्यूबीसीज है बेटा। ब्लड के अंदर भी डब्ल्यूबीसी होता है, और जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर में जो लिम्फ है उसके अंदर भी डब्ल्यूबीसी है, बट वो उसके जैसे है, डब्ल्यूबीसी नहीं है। कहते हैं ये अनदर टाइप ऑफ टिश्यू फ्लूइड होता है ब्लड के अलावा, जो ट्रांसपोर्टेशन में काम होता है। कहते हैं पोर्स आर प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज। कैपिलरी की जो बेटा वॉल होती है वो बड़ी पतली होती है। उस पतली वॉल की वजह से बेटा छोटे छोटे पोर्स डेवलप हो जाते हैं, जिन पोर्स में से कुछ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन्स और ब्लड के सेल्स जो होते हैं बेटा वो एस्केप कर जाते हैं थ्रू इंटरसेल्युलर स्पेसेस इन द टिश्यूज, एंड ये बनाते हैं टिश्यू फ्लूइड या फिर लिम्फ, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। ये बेटा प्लाज्मा की तरह जैसा होता है, लेकिन ये कलरलेस होता है, और इसके अंदर कंपैरेटिवली प्रोटीन्स भी कम होते हैं। कहते हैं लिम्फ ड्रेन्स होता है लिम्फेटिक कैपिलरीज में चला जाता है। ड्रेन का मतलब है लिम्फ जो होता है फिर बाद में कहाँ चला जाता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर, खाली सेल्युलर स्पेसेस में, विच जॉइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल्स, एंड जो बाद में जाके कहाँ पर ओपन होते हैं, लार्ज वेन्स के अंदर। कहते हैं लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट। तो ये बेटा बहुत बार पूछा जाता है कि लिम्फ किस चीज का बना होता है, और ये डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट कहाँ से कैरी करता है, इंटेस्टाइन से, एंड हेल्प्स टू ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेसेस बैक टू द ब्लड। और अगर बाई चांस ब्लड के बाहर कोई चीज चली जाती है तो उसी को उठा के वापस ब्लड में डाल देता है। मेन काम क्या होता है बेटा लिम्फेटिक सिस्टम का, इट हेल्प्स इन फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन। और ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, दैट इज टिश्यू टू हार्ट। डन बेटा। तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एनिमल्स के अंदर यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के अंदर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब हम करते हैं बेटा हमारी असाइनमेंट। तो आप लोग असाइनमेंट पे आ जाइए प्लीज बेटा। ओके सर। तो बेटा हमने असाइनमेंट का 68 क्वेश्चन से आज शुरू करना है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 68 क्वेश्चन। कहता है बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन। तो Fe+H2O ये आ गया, तो बेटा यहाँ पे क्या लग जाएगा 3, ठीक है, और यहाँ पे क्या लग जाएगा 4, और यहाँ पे क्या लग गया 4। ठीक है, कार्बन विद नाइट्रिक एसिड ये बना रहा है, कार्बन 2 है, H तो 2 हो गया, N2 हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया 6,
ये काफ़ी बड़ी चली जाएगी बेटा, इसको रहने दो, उसको कट कर दो, नो नीड टू बैलेंस दिस इक्वेशन, ये नहीं आएगी। कैल्शियम फॉस्फाइड है तो यहाँ पे आप 3 लगा दो, कैल्शियम 3 है, फॉस्फेट में 2 है, यहाँ पे आप 2 लगा दो, ठीक है, यहाँ पे आप 6 लगा दो, तो ये आ गया 6, फॉस्फेट आ गया 2, सिलिकॉन कितना आ गया 6। तो अब आप चेक कर लो बेटा बैलेंस है कि नहीं है। कैल्शियम 6 हो गया, सल्फर फॉस्फेट भी हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 एंड 12 28 6 3 ज़ा 18 बेटा, रिएक्शन हो गई बैलेंस। मैग्नीशियम है यहाँ पे 3 लग जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन के लिए यहाँ पे 2 लग जाएगा, तो नाइट्रोजन हो गया बैलेंस, मैग्नीशियम हो गया बैलेंस, और हाइड्रोजन कितना हो गया 6 एंड 6 12, तो यहाँ पे 6 लगा लो, 3 2 ज़ा 6, रिएक्शन बैलेंस होगी। बेरियम है तो यहाँ पे 3 लग गया, बेरियम हो गया बैलेंस। अच्छा, देयर इज अ करेक्शन, यहाँ पे बेटा 2 आना चाहिए, तो हाइड्रोजन 3 है तो यहाँ पर तो 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा लो, अगर यहाँ पे 2 लगा दिया तो यहाँ पे 3 लगा दो, हाइड्रोजन भी हो गया बैलेंस, फॉस्फोरस भी हो गया बैलेंस, ऑक्सीजन कितना हो गया 4 2 ज़ा 8 8 प्लस 3 कितना हो गया 11, 4 2 ज़ा 8, हम्म 6 6 एंड 8, ये बैलेंस नहीं है। किसी ने करी है बेटा ये पार्ट बैलेंस? यहाँ पे 3 लगा दे अगर हम, किसी ने करी है बैलेंस? यस सर। बताओ बेटा। सर मैंने लिखा है 6BaO 2H3। यस सर। मुझे कलर चेंज करने दो क्योंकि वो रेड में तो आएगा नहीं। हाँ जी बेटा 6BaO, यस सर। तो फिर बेटा मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ गया। यस सर, फिर एक मिनट एक मिनट एक 2H3PO4। मिनट एक मिनट, बेरियम फॉस्फेट, बेरियम की वैलेंसी 2 हो गई, Ba3, हाँ बेटा ठीक है, हाँ हाँ, तो ये हो गया। हाँ जी आगे बेटा। So it is 2H3PO4 और H2O2 में 3 नहीं लगा बेटा, दो। H2 नहीं होगा बेटा, नहीं सर, H2O2 में 3 लगाना है अभी। नहीं बेटा, H3PO4 में 2 नहीं आएगा क्योंकि ऐसे फॉस्फोरस 4 हो गया ना, यहाँ पे 4 आना चाहिए। चलो मैं अभी इसमें टाइम वेस्ट नहीं करता, ठीक है, अभी मैं आपको उसको बैलेंस करके मैं बता देता हूँ, ठीक है, अलग से, क्योंकि वो बार बार मैं कट कर रहा हूँ तो वो नजर नहीं आ रहा। Ag प्लस HN3 गिव्स AgNO3 NO प्लस H2O, तो बेटा 2 लगा दो, तो NO 2 हो गए, 6 हो गया ऑक्सीजन, तो ये भी बढ़ी जाएगी काफ़ी ज़्यादा, इसको भी कट कर दो, रहने तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये आ गया, ये तो बहुत सिंपल है बेटा, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ठीक है। बेरियम वाली भी कट कर दो बेटा, कोई ऐसी बात नहीं है, वैसे मैं आपको अलग से भेज दूंगा बैलेंस करने के लिए। H2S विथ सल्फर, H2O एंड ऑक्सीजन, तो आपके पास 2 हो गए, तो ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, और ये बेटा कितना आ गया 3 आ गया। MnO2 प्लस HCl, तो इसमें आ जाएगा 4 क्योंकि क्लोरीन हो गया, इसमें क्या आ जाएगा 2, हो गई रिएक्शन बैलेंस। इसमें भी 2 आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया।
कहते हैं ट्रांसलेट एंड बैलेंस द इक्वेशन. मर्क्यूरिक नाइट्रेट HgNO3 whole twice on being heated gives nitrogen dioxide NO2 ऑक्सीजन गैस साथ में मेटल मर्करी. मर्करी मेटल लिक्विड में होगा, ये गैस में है, ये भी गैस के अंदर है. तो ये आ गया 2 और हो गई बैलेंस, हो गई 2 and 2 ऑक्सीजन 6 हो गया. हाँ. When iron nail is dipped in copper sulfate, it gets. ये तो बेटा आपने 10 बार लिख दी होगी इक्वेशन, अब मैं बार बार रिपीट नहीं करना. Iron reacts with water and forms ferric oxide. ये रही बेटा वो वाली इक्वेशन. A white compound on heating decomposes to give brown fumes and a yellow residue is left behind. Name the compound. Write the chemical equation of the reaction stating its type also. White compound, brown fumes. कौन सी इक्वेशन है बेटा ये? लेड नाइट्रेट. डिकम्पोज करके PbO येलो कंपाउंड, ब्राउन फ्यूम्स नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस. तो येलो रेसिड्यू इसका हो गया और ब्राउन फ्यूम्स जो है वो N2O5 के हो गए. तो नाइट्रोजन यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा बेटा 4. नेम द कंपाउंड, ये हो गया बेटा लेड नाइट्रेट. Write a chemical test to detect carbon dioxide gas evolved during out of a chemical reaction. तो बेटा 71 के लिए आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को किससे पास कर लो? लाइम वाटर. ठीक है, इसको पास करोगे तो बेटा CaCO3 बन जाएगा सॉलिड, साथ में क्या आ जाएगा? वाटर, है ना. तो ये आ जाएगी बेटा क्या? मिल्कीनेस. तो है ना, ये बेटा कलरलेस होता है, कलरलेस से मिल्कीनेस आ जाती है. तो बेटा रिएक्शन सर्व्स एज अ टेस्ट फॉर CO2 गैस. 72 कहते हैं गिव वन एग्जांपल ऑफ एवरीडे लाइफ सिचुएशन वेयर रिडॉक्स रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस. रिडॉक्स रिएक्शन, कोई एग्जांपल दो जहां पे रिडॉक्स रिएक्शन होती है. बेटा रैंसिडिटी ऑफ फूड, एवरीडे फूड खराब हो जाता है रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से. और food gets oxidized. कहते हैं सलमान adds iron metal in the 4 test tube. ये in which of the test tube do you expect a change of color of the solution and deposits on of copper? बेटा इनमें से किस किस के साथ बेटा रिएक्शन होगा? अब देखो बेटा Fe is less reactive than Al, zinc and Fe itself. Hence no reaction. तो इन तीनों के साथ तो बेटा रिएक्शन ही नहीं होगा. But Fe is more reactive than copper. तो therefore बेटा हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? Fe प्लस CuSO4 एक्वस. बेटा क्या दे देगा? FeSO4 एक्वस, साथ में क्या दे देगा? Cu. ये हो गया ब्लू, ये हो गया ग्रीन, और ये क्या हो गया बेटा? ब्राउन. बेटा कॉपी कर लो ताकि फिर मैं आगे बढ़ सकूं. कहते हैं
74th question. Write the balanced equation for the following reaction with symbols. Aqueous solution of lead nitrate. बेटा PbNO3 whole twice aqueous solution. React with potassium iodide. Forms lead iodide. है ना, उसका प्रेसिपिटेट, साथ में पोटेशियम नाइट्रेट. तो बेटा इसको आप 2 लिख देंगे, इसको आप 2 लिख देंगे. ये हो गया बेटा 74th का बैलेंस. कहते हैं 75th क्वेश्चन. गिव एन एग्जांपल ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हिच इज यूज्ड इन व्हाइट वॉश. तो बेटा कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना. ये हो गई बैलेंस रिएक्शन. कर लो बेटा कॉपी. डन. आगे बढ़े. कोई बच्चा कॉपी कर रहा है? 74 और 75 का ए पार्ट हो गया. अब हम बात करते हैं 75 का बी पार्ट. कहते हैं आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग. तो बेटा SO2 को बेटा S में ले जाओ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, उसको बेटा हम क्या कहते हैं? रिडक्शन, और वो क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और इसको ले जाओगे बेटा गेन ऑफ ऑक्सीजन, इसको बेटा हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन, और ये क्या होता है बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट. कहते हैं नेम एंड डिफाइन द प्रोसेस ड्यू टू विच आयरन नेल डेवलप्स अ रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन एक्सपोज्ड टू एयर. क्या नाम होता है बेटा उस प्रोसेस का जिसकी वजह से आयरन के ऊपर रेड ब्राउन लेयर आ जाती है? रस्टिंग. और आपने बेटा इसको डिफाइन भी करना है, जो आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगा. कहता है अ स्टूडेंट एडेड डाइल्यूट HCl टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सोडियम कार्बोनेट, विच गैस विल बी इवॉल्व्ड. तो बेटा देख लेते हैं, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं बेटा कौन सी है. सोडियम कार्बोनेट बेटा ये होता है. आप इसमें बेटा HCl डालोगे, गैस नहीं, डाइल्यूट है बेटा, तो ये एक्वस हो गया. तो बेटा ये क्या बना देगा? सोडियम क्लोराइड एक्वस, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, साथ में पानी. तो बेटा कौन सी गैस रिलीज हो रही है? CO2 गैस. राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन. ये लिख दी बेटा बैलेंस्ड इक्वेशन. कहता है द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन. व्हाट हैपेंस? राइट द केमिकल इक्वेशन इनके लिए. कहता है सिल्वर ब्रोमाइड इज एक्सपोज टू लाइट. जब बेटा सिल्वर ब्रोमाइड को आप एक्सपोज करोगे तो बेटा वो क्या बनाएगा? सिल्वर साथ में ब्रोमीन. फेरस सल्फेट इज हीटेड. जब बेटा आप फेरस सल्फेट को हीट करोगे तो वो क्या बनाएगा? Fe2O3 सॉलिड, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस, साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस. ये होगी बेटा बैलेंस्ड इक्वेशन. और तीसरा कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड. इसको बेटा मैं यहां लिख रहा हूं. सोडियम हाइड्रोक्साइड is heated with HCl. तो ये क्या बन जाता है? NaCl aqueous, साथ में बेटा क्या आ जाता है? वाटर लिक्विड. ठीक है. 79th क्वेश्चन कहते हैं क्या होगा इफ अ कॉपर मेटल इज हीटेड ओवर अ फ्लेम इट डेवलप्स अ कोटिंग. बेटा अगर आप कॉपर मेटल को हीट करोगे तो बेटा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? कॉपर ऑक्साइड. इसकी कौन सी लेयर बेटा? ब्लैक.
तो बेटा ये ब्राउन था, ये क्या बन जाएगा, ब्लैक। व्हाट इज द कलर एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ दिस कोटिंग, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक, कलर भी बता दिया। बी, what change will you observe if white silver chloride is placed in sunlight? सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर का अगर आप सनलाइट में लिखोगे, बेटा सनलाइट जरूर मेंशन करना, मैंने ऊपर की रिएक्शन में सनलाइट मेंशन नहीं कही थी कहीं पे, ये रहे बेटा सनलाइट, ये सनलाइट जरूर लिखना है इस एरो के ऊपर। तो बेटा वो सिल्वर कलर बना देगा, साथ में क्लोरीन गैस दे देगा, बैलेंस कर देंगे बेटा रिएक्शन को। राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एंड टाइप ऑफ द रिएक्शन, क्या कहेंगे बेटा इसको, फोटो केमिकल डीकॉम्पोजिशन। कहते हैं आंसर द फॉलोइंग, H2S वगैरह रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन के अंदर H2S एंड H2O आइडेंटिफाई करना है। नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, किसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, H2S के अंदर के SO2 में, बेटा H2S बदल गया वाटर में, ऑक्सीजन ऐड हो रही है। सब्सटेंस रिड्यूस, जाहिर सी बात है बेटा दूसरा वाला। गिव द रीजन, आयरन इज नेवर यूज्ड इन द प्योर स्टेट, क्यों, बिकॉज इन प्योर स्टेट इट शोज रस्टिंग। अगर प्योर आयरन ले लोगे तो वो रस्ट कर जाएगा, खराब हो जाएगा। कहता है ऑयल्स एंड फैट्स कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, क्यों, टू प्रिवेंट rancidity. rancidity of food. When an iron nail kept in a copper sulfate solution, blue color of the solution fades and iron, तो ये बेटा हमने कितनी बार लिख दी है इक्वेशन, है ना, अभी भी शायद लिखी थी नहीं, तो वही आगे बेटा, आयरन सॉलिड प्लस CuSO4 एक्वस, बेटा क्या दे देगा, FeSO4 एक्वस प्लस कॉपर, है ना। तो ब्राउनिश बेटा, ब्राउन लेयर जो है वो किसकी आ जाती है, कॉपर की। बेटा किसी ने कुछ कॉपी करना है इसमें से कि हम आगे बढ़ सकते हैं, So, आगे बढ़ जाए बच्चे, हटा दूं बेटा, Yes, ये sir. सब रब कर दूं। yes. Yes, sir. हम्म, कहते हैं 81, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बेटा प्रेसिपिटेशन के लिए अगर रिएक्शन लिखनी है तो हम तो लिखेंगे बेटा लेड नाइट्रेट वाली रिएक्शन, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, लेड आयोडाइड का बेटा प्रेसिपिटेट बन जाता है, साथ में पोटेशियम नाइट्रेट आ जाता है। अच्छा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर लिखनी है बेटा तो हाइड्रोजन गैस combined with oxygen gas gives water, साथ में एनर्जी, ये हो गई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। When a water insoluble substance X is added to dilute hydrochloric acid, a colorless, odorless gas Y is evolved. When the gas is passed through lime water, तो बेटा insoluble कौन हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, डाइल्यूट HCl क्या देगा बेटा, कैल्शियम क्लोराइड एक्वस, साथ में पानी लिक्विड, साथ में CO2 गैस, रिएक्शन हो गई बैलेंस्ड। गैस Y बेटा कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कौन हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। When the gas is passed through lime water, तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस
को लाइम वाटर से पास किया है, कहता है इट टर्न्स मिल्की, क्योंकि बेटा कैल्शियम कार्बोनेट दोबारा बन जाता है। राइट एक्स वाई, बेटा एक्स तो हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, एंड द केमिकल इक्वेशंस इन्वॉल्व। आगे बेटा सारी केमिकल इक्वेशंस कर लो कॉपी। हमने 81 तक बेटा आज सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कर लिए हैं और आज हम इतना ही करेंगे।